जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी बरसात तो कभी ठंड भी लगने लगती है और जब बार बार ऐसे मौसम में बदलाव होता है तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं जिनके बारे में हम अक्सर आपके साथ चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और आज के दिन चूंकि पूरा विश्व हम सभी मना रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस यानी विश्व दमा दिवस, तो आज हमने यही विषय रखा है ताकि आप हमें फ़ोन करें और दमा के बारे में और साथ ही साथ श्वसन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं इस मौसम में होने वाले उससे संबंधित आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम अपने विशेषज्ञ से भी मिलाएंगे आपको, लेकिन पहले फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282 607। तो आप इसी फ़ोन नंबर पर हमें इसी समय फ़ोन कर सकते हैं और दमा और श्वसन रोग के संबंध में जो भी आप जानना चाहते हैं हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओंकार कुमार झा, जो कि पारस हॉस्पिटल रांची में इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका मैं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद मैम जी। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल, हम सभी बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच आज आए हैं और बहुत सारी जानकारियां हमें जानने का मौका मिलेगा। और ये जो दमा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, चूँकि विश्व दमा दिवस है आज और पूरा विश्व मना रहा है, तो जब तक हमारे दर्शक हमें फ़ोन करते हैं तब से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो विश्व दमा दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है, दमा एक गंभीर बीमारी है, अगर इसको सही से इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। और इसका अवेयरनेस पब्लिक में होना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी, सरकार के लेवल पर भी जागरूकता लाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी दुनिया में करीब 26 करोड़ लोग दमा के से ग्रसित हैं। जी जी। जिसमें करीब 13% भारत से है। अच्छा। अगर दमा के कारण होने वाले मृत्यु की संख्या देखें, हाँ, तो करीब 4.5 लाख मृत्यु हर साल दुनिया में होती है सिर्फ दमा के कारण, लेकिन उसका 40% सिर्फ इंडिया में होता है। अच्छा। सो ये एक डिस्पैरिटी है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये और भी ज़रूरी है कि हम इस दिवस को उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता क्रिएट कर सकें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जागरूकता का ही हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हम आज जीवंत फोन इन कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, हम उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो, फ़ोन कट गया है। फ़ोन लाइन में हो सकता कुछ गड़बड़ी हो। हम चाहेंगे जो भी दर्शक हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे एक बार फिर से प्रयास करें, शायद हम आपकी बातों को सुन सके। तो डॉक्टर साहब, फ़ोन से पहले आपने हमें बताया कि एक ऐसी समस्या है दमा जो है वो, मतलब उसके बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दमा एक ऐसी बीमारी है डॉक्टर साहब जो हम बहुत ही पुराने ज़माने से ये सुनते आ रहे हैं कि दमा यानी दम के साथ ही जो बीमारी जाती है ये ठीक नहीं होती है, ऐसी भी भ्रांतियाँ हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों के माध्यम से, आपकी जानकारियों के माध्यम से हम ये जो भ्रांति है उसे भी दूर कर पाए। जी, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही है? जी, नीलम शर्मा बोल रही हूँ। नीलम शर्मा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं बोल रही हूँ पिस्का मोड़ से। हाँ मैम। जी जी, सवाल करिए नीलम जी। तो मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि दमा की शुरुआती है, कभी कभी होता है कि आप चलते चलते काफी हांफने लगते हैं और फिर रिलैक्स होने में बहुत टाइम लगता है और लगता है कि सांस वगैरह याद वो सभी दमा के रिलेटेड है। जी जी, मतलब इनका जो सवाल है नीलम जी का, मतलब ये है कि जैसे हम आते ही अभी इस पर, तो नीलम जी ने जब सवाल कर ही दिया है कि दमा के जो लक्षण है वो कई बार समझ में नहीं आता है। कभी भी जैसे चलते चलते हाँफ रहे हैं या खांसी हो रही है, या तो लोग उसे दमा समझें या फिर क्या समझें, क्या किस तरह के लक्षण होते हैं? दमा के मुख्य लक्षण जो होते हैं वो सांस की दिक्कत, खांसी होना, अक्सर सूखी खांसी, छाती में जकड़न महसूस होना, जी, प्रेशर सा फील होता है,
और सांस से कभी कभी सीटी जैसी आवाज़ आना। अच्छा। इसके अलावा यह सिम्टम्स जो होता है ये हमेशा हो जरूरी नहीं है। हाँ, जैसा हाँ। मैडम बोल रही थी कि ये बीच बीच में कभी आ जाता है। जी, जी। और ये एपिसोडिक हो सकता है कुछ लोगों में कि बीच में आया, काफ़ी तेज समस्या आई और मतलब फिर वो गैप के बाद फिर वो कुछ दिन के लिए शांत रहा और फिर अच्छा। से वो समस्या बीच में आई। तो ये चीज़ें होती हैं, ये दम्मा के लक्षण हैं, हो सकता है। हो सकता है। तो नीलम जी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जल्द से जल्दी अपने पल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर के मिलना चाहिए, थोड़ा सा अपनी जांच इलाज करवा हाँ, लें। इसे सबसे जी। पहले तो कंफर्म करना होता है कि हाँ, ये हाँ, हाँ। दम्मा ही है, बिल्कुल, या बिल्कुल। कुछ और भी समस्या हो सकती है जो जी, उस तरह बिल्कुल। से प्रेजेंट कर रहा हो। बिल्कुल, तो जांच सबसे पहले जांच जरूरी कर है, उसको डॉक्टर। जी। कंफर्म करना बिल्कुल। और फिर उसके लिए उचित उपचार बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर की मदद बिल्कुल। से तो नीलम लेना जी का चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमसे बात किया है। एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम मोही है, हम एजी कॉलेज से बोल रहे हैं। गौरी जी, मोही जी, एजी कॉलोनी से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि जब से हम लोग बहुत सारी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो क्या दिस इज अ चांस ऑफ संक्रमण और व्हाट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है कि क्या है ये? जी जी। सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलना, हाँ। ये दम्मा का एक लक्षण हो सकता है, बट हमें और चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जिसमें एग्जर्शन के साथ सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हार्ट संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी एग्जर्शनल डिस्निया होता है, सांस मतलब एग्जर्शन करने से सांस फूलने लगती है। सो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को कंफर्म करें कि ये है क्या, फिर हम उसके उपचार के बारे में सोच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कई सारे जो बीमारियां हैं उसमें एक जैसे लक्षण होते हैं, और ऐसे में और ज़रूरी हो जाता है कि हम जांच की ओर जाएं। सच में तो हार्ट की कुछ समस्याएं इतनी क्लोजली मैच करती हैं अस्थमा के साथ कि कुछ लोगों को पहले ज़माने में एक टर्म यूज होता था, कार्डियक अस्थमा। अच्छा। तो सांस मतलब कि हार्ट फेल्योर के कंडीशन में सांस में पानी का जमाव होना और छाती में, और उसके चलते व्हीजिंग साउंड होना, जो कि अस्थमा का टिपिकल लक्षण होता है, उस तरह से प्रेजेंट करता था, और वो कार्डियक कारणों से हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह करना जरूरी है। बिल्कुल, तो ऐसे लक्षण हो तो जांच जरूर करा लेना चाहिए ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि भाई ये दम्मा ही है। और जैसे दम्मा की बात हम कर रहे हैं, और आज हम लोग सभी विश्व दम्मा दिवस मना रहे हैं। हर साल किसी न किसी थीम के साथ हम इस दिवस को मनाते हैं। क्या इस बार भी कुछ खास थीम रखी गई है? हाँ, इस बार का थीम है मेक इनहेलर्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। जी। अस्थमा का ट्रीटमेंट का मेन स्टेज जो थेरेपी है, जो मुख्य उपचार है, वो इनहेलर है। अच्छा। 100 में से 95 से 97% जो मरीज होते हैं उनको सिर्फ इनहेलर से ट्रीट किया जाता है। ओनली 3 to 5% पेशेंट्स जो होते हैं वो सीवियर अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जिसमें हाई डोज इनहेल थेरेपी देने के बाद भी वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब हमें कुछ डिफरेंट करने का सोचना पड़ता है। सो जब यह थेरेपी इतना इम्पॉर्टेंट है तो यह ज़रूरी है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो। जी। और कई बार कई तरह की बाधाएं होती हैं जिसके कारण ये एक्सेसिबल नहीं हो पाता है रिमोट एरियाज में। इनहेलर का कई बार कॉस्ट इशू आ सकता है। जी। तो ये बेसिकली प्रबंधन का मतलब सरकार की तरफ से होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, उसके लिए जो उचित कदम उठाया जा सके। सो ये पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस लाना और सरकार के लेवल पे अवेयरनेस लाना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और ये सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार बहुत ही अच्छे थीम के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण थीम के साथ हम लोग इसे मना रहे हैं, और एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं अब। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं? पिया बर्मन, अपर बाजार से। अच्छा, पिया बर्मन जी अपर बाजार से बोल रही हैं। चलिए, आप हर बार जुड़ती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। पिया बर्मन जी, सवाल करिए। जी, सवाल करिए। दमा के मरीजों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए? क्या ये जड़ से हट सकता है? दमा क्यूरेबल नहीं है, यह दमा के मरीज को समझना पड़ेगा उसके लेकिन इसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है। और उसके लिए जो उपचार हो डॉक्टर की सलाह से, वो नियमित रूप से लेने से यह अच्छे से कंट्रोल में रह सकता है।
जी मैडम का दूसरा सवाल था, और कुछ सवाल था? जी नहीं, इसी से रिलेटेड था कि मतलब क्या क्या किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये परहेज की बात जहाँ तक है, ये इंडिविजुअल होगा, हर चीज़ हर लोगों के लिए लागू नहीं होगा। अच्छा। आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी को धूल से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ठंडे हवा में सांस लेने से समस्या हो सकती है, किसी को कुछ फूड जैसे श्रिम्प या फिर पीनट्स जैसे खाना खाने से समस्या हो सकती है, किसी को धुएं में जाने से समस्या हो सकती है। तो हर इंसान के लिए, किसी को कुछ खाने से समस्या हो सकती है, हर इंसान के लिए ये डिफरेंट होता है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस क्या ट्रिगर है, और उस ट्रिगर को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है वो खुद से अपने आप में भी कई बार समझना पड़ता है कि हमें क्या सूट कर रहा है और क्या किस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है। एलर्जी भी एक ऐसी समस्या है जिसे व्यक्ति खुद ही पता कर सकता है कि क्या खाने से या क्या लगाने से या किस वातावरण में जाने से उसमें जो है वो एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कई बार ऐसी चीज़ों के बीच रहते हुए आपको खुद पता नहीं चलता, जब लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उसमें घुसकर उसके बारे में बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों क्वेश्चंस करके पता कर पाते हैं कई बार कि ये लेकिन ये उतना आसान नहीं होता कि हर इंसान का ट्रिगर अलग अलग पता करना, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कि ये चीज़ पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है बहुत। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जमशेदपुर से बोल रही हैं? जी जी जी, सवाल करिए। जी, आपकी डॉक्टर साहब, आप समझ पाए क्या सवाल? हमारे लिए थोड़ा ये एक बार फिर से सवाल दोहराइए प्लीज रेणु जी। मैम, ये जो मौसम का चेंज होता है तो क्या बिल्कुल, आपकी आवाज हमें स्पष्ट मिल नहीं पा रही है रेणु जी। हेलो हेलो, हाँ रेणु जी, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। मैम, मैं पूछ रही हूँ कि दमा के पेशेंट को जब ये मौसम चेंज होता है तो क्या इसका असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है रेणु जी आपने। बदलते मौसम में, अभी मैंने शुरू में भी कहा और अभी डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि बदलते मौसम में कितना असर पड़ता है दमा के मरीजों पर। जरूर। बदलते मौसम से बेसिकली आपकी जो समस्याएं हैं उसमें परिवर्तन आना, यह अपने आप में दमा को पुष्टि करता है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, या डिफरेंट मौसम में डिफरेंट तरह के जो पॉलेंस होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स एयर में होते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं और उससे हमारा सिम्टम्स बढ़ता है, तो ये इस बात को पुष्टि करता है कि अस्थमा है। जी जी, जैसे अभी हमने अभी जो मौसम है, ऐसे तो बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं, बदलता मौसम है, लेकिन अभी अगर मेनली हम जाएं तो ये गर्मी का मौसम है। तो ये गर्मी के मौसम में क्या ये ज़्यादा देखने में आता है? क्योंकि अधिकतर लोग हम समझते हैं कि शायद ठंड में दमा बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन अगर ज़्यादा हो तो उसमें मोल्ड्स, हाउस डस्ट माइट्स, ये सब कुछ ट्रिगर्स हैं जो ज़्यादा ग्रो करते हैं और उससे अस्थमा के सिम्टम्स को बेसिकली ज़्यादा हो जाता है। अगर एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड टेम्परेचर लें और ड्राइनेस लें तो उससे भी जो सांस की नली की मसल्स होते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे भी बेसिकली अस्थमा के सिम्टम्स एग्जैसरबेट होते हैं। जी जी, जैसे कि अगर परहेज की बात करें या दमा के मरीज, जैसे कि आपने कहा कि ये क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे नियम होंगे, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, आसपास का जो वातावरण हो, बहुत सारे नियम होंगे। बदलते मौसम के साथ अपने आप को किस तरह से परिवर्तित करें अपने बिहेवियर में, आहार व्यवहार में, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जो ट्रिगर्स हैं उसको समझना, जो कॉमन एलर्जेंस हैं उसको अवॉइड करना। जैसे कि हमें पॉलन कैलेंडर के बारे में समझना चाहिए कि डिफरेंट मौसम में जो वातावरण में डिफरेंट प्लांट्स, ग्रास या फिर वीड्स होते हैं, उनके पॉलेंस आते हैं और उनके पॉलेंस का कंसंट्रेशन
हम डिफरेंट ऐप्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि कब ज़्यादा है, और जब इन पॉलेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हमें बाहर निकलने में परहेज रखना चाहिए, या निकलें तो मास्क यूज़ करें, विंडोज़ को बंद रखें। इस सब तरह के बेसिकली सावधानियाँ रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो दमा, क्या अगर दमा में खांसी भी होती है जैसा आपने बताया, ये ज़रूरी है खांसी होना, या बढ़ते जो अगर लक्षण की बात करें तो खांसी के साथ क्या ब्लड आना या इस तरह के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं? खांसी एक कार्डिनल सिम्टम है, 4 सिम्टम्स में अक्सर होता है, लेकिन सब में हो जरूरी नहीं है। अच्छा। और खांसी के साथ ब्लड आना एक्चुअली, अगर हम जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अस्थमा के मरीज अगर बाहर निकलते हैं और नेजल ड्राइनेस हो गया ज़्यादा, तो उससे कई बार अस्थमा के मरीज भी ब्लीडिंग लेकर प्रेजेंट करते हैं। बट हमें फिर और चीज़ों को रूल आउट करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा कंडीशन आ जाता है, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि कई इतने सारे जो मौत की दर है दमा के कारण वो ज़्यादा है, तो ऐसा किस तरह का कंडीशन आ जाता है, किस तरह की लापरवाही हो जाती है कहीं पर कंट्रोल करने में, जो मरीज जो है वो मौत के मुंह तक पहुंच सकता है? मैंने पहले भी कहा कि अस्थमा के ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है इनहेलर थेरेपी। हाँ। सो अगर इनहेल थेरेपी लेने में अभी भी पब्लिक बहुत जागरूक नहीं है, और उसमें एक स्टिग्मा सा है, लोग नहीं लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि इसकी लत लग जाएगी या दूसरे लोग क्या कहेंगे। और जब इस इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को लोग रेगुलरली डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से नहीं लेते हैं तो फिर उसका एग्जैशर्बेशन होता है, और लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड एस्थमा इस तरह रहने से जो हमारा एयरवे है, जो कि पहले शुरू में इन मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो बाद में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और उसको हम फिर बोलते हैं कि फिक्स्ड एयरवे डिजीज हो गया, और फिर उससे कुछ लोगों में इन्फेक्शन बढ़ेगा और मोर्टालिटी आती है। जी जी जी। तो ये जो है ये एक दूसरे में फैलने वाली समस्या है या इनहेरिट हम करते हैं अपने फैमिली से, ये किस तरह की समस्या है? इसके जो रिस्क फैक्टर है उसमें बेसिकली जेनेटिक फैक्टर एक है। एक्चुअली जेनेटिकली फैमिली में अगर है किसी को तो वह एक रिस्क होता है कि मरीज को अस्थमा होगा, बट हर लोगों को ऐसा नहीं होता। ये जो अस्थमा का बेसिकली पैथोजेनेसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक मेकअप अच्छा के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब कि आसपास का हमारा वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, हाँ। और हमारा जो जीन है वो कैसा है, हमारी ये जो हमारी जो इम्यूनिटी हमारे अंदर जो होती है वो कितना पावरफुल है, हम कितना लड़ सकते हैं रोगों से। जी। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से एक ही एलर्जन से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो हर आदमी सेम पाथवे पर नहीं जाता। अगर कुछ एलर्जन एक ही फैमिली के डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट लोगों को मिले तो कुछ लोग उसमें से हो सकता है कि वो उस तरह से रिएक्ट करे कि उसको अस्थमा डेवलप हो। जी जी जी। तो शुरू से ही कुछ कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमें पता है कि आनुवंशिक रूप से है हमारी फैमिली में, तो कुछ कंट्रोल शुरू से ही कर सकते हैं कि ये जो ज़्यादा परेशानियां हैं वो बढ़े नहीं। सर, इसका सवाल हम आपसे जवाब लेंगे। आपसे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी, नाम बताइए। धनेश्वर ठाकुर। जी, धनेश्वर ठाकुर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? धनबाद से बोल रहे हैं। धनबाद से बोल रहे हैं जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, धनबाद से बोल रहे हैं मैडम। हाँ हाँ, धनबाद से बोल रहे हैं धनेश्वर जी, सवाल पूछिए। हमारा लड़का का उम्र 30 साल है। 30 साल? हाँ जी। हमारा लड़का का उम्र 30 साल है। हाँ हाँ। तो वो जब ठीक आता है ना मैडम, तो उसमें जो है वो खींचते रहता है 5 मिनट तक। अच्छा अच्छा। अस्थमा का भी प्रॉब्लम था बचपन में, लगातार छींक आती है। क्या कर और ये बचपन में भी था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? बचपन में भी इस तरह की समस्या थी क्या धनेश्वर जी? हाँ हाँ जी जी। अच्छा, बचपन से है ये छींक वाली समस्या? जी हाँ। सो बेसिकली छींक होना और नाक से रिलेटेड, जैसे नाक से पानी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे छींक होना, नाक से पानी जाना, नाक बंद होना, गले में खराश होना,
ये एलर्जिक राइनाइटिस का पार्ट हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस जैसे एयरवे एक ही है, नाक से हम सांस लेते हैं और फेफड़े में जाता जी, है, जी। तो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को एस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 30% पेशेंट्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस उनको एस्थमा होता है, और एस्थमा के मरीज में 80% में एलर्जिक राइनाइटिस देखा गया है। सो इस तरह से, लेकिन आपका यह सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस है या साथ में एसोसिएटेड एस्थमा भी है, यह जानने के लिए हमें आगे कुछ जांच कंफर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ छींक आ रही है या जैसे गले में खराशी या मौसम के हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं तो ये उसका पार्ट नहीं है, मतलब दमा तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि दमा जरूरी नहीं है कि भाई होगा, तो इसके लिए जांच, समुचित जांच जरूरी है। और चूंकि ये कह रहे हैं कि बचपन से ही ये लक्षण देखे जा रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि जो जिनको बचपन में अस्थमा जैसे सिम्टम्स होते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कि लेट एज में फिर से अस्थमा आए। इस बात की संभावना रहती है। नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में इस बात की ज्यादा संभावना होती है। मतलब दमा जो है वो किसी भी उम्र में देखा जा सकता है। उम्र में देखा जा सकता है। लेट ऑनसेट अस्थमा एल्डरली लोगों में भी होता है। यूजुअली मानते हैं कि अस्थमा 40 साल से पहले शुरू होता है। उसके बाद जो क्लासिकली एक अलग बीमारी होता है जिसको सीओपीडी, जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। अच्छा। उसको हम यूजुअली कहते हैं कि 40 साल से बाद जो होती है ये सांस की दिक्कत इस तरह के सिम्टम्स के साथ, उसको सीओपीडी ग्रुप में रखते हैं। और 40 साल से पहले ये पहले का इस तरह से था, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, हमें फिर जांच कर कंफर्म करना पड़ता है। और अस्थमा सीओपीडी काफ़ी रिलेटेड होता है, कई बार इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, और इनके बीच कई बार ओवरलैप भी देखा जाता है। सो अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप हो सकता है, ये ओवरलैप डायग्नोसिस हो सकता है किसी का। जी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते, मैं सिमी बोल रही हूँ। जी, कहाँ से? लालपुर से। सवाल करिए। दमा और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है? दमा और ब्रोंकाइटिस में जी, दमा जो है वो दोनों सांस की बेसिकली क्रॉनिक डिजीज है दोनों। और दमा एक तरह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बार बार इरिटेंट्स को सांस के थ्रू अंदर जाना और ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करना, और उसके चलते काफ़ी बलगम आना, तो ये ब्रोंकाइटिस का पार्ट होता है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में एक्सपेक्टोरेशन, स्प्यूटम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रोंकाइटिस को हम लोग सीओपीडी का पार्ट मानते हैं, और उसमें जब हम डिफरेंट जांच से के थ्रू देखते हैं तो उसमें जो एयरवे होता है वो फिक्स्ड एयरवे डिजीज होता है। जिस अस्थमा के मरीज में अगर हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो वो पूर्णतः नॉर्मल के तरह उसकी सांस की नली बिहेव करने लगती है। बट ब्रोंकाइटिस सीओपीडी के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता, उनका मेडिसिन देने के बावजूद भी कुछ रेस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बचा रह जाता है। हाँ, मतलब ये भी एक अच्छी बात हुई कि इनके फ़ोन के माध्यम से अन्य लोगों को भी ये क्लियर हुआ कि दम्मा है और ये अलग है, और ब्रोंकाइटिस जो है वो अलग है। दोनों के कारण अलग हो सकते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, ट्रीटमेंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ लक्षण हो सकता है एक दूसरे से, कई बार दोनों के ओवरलैप भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो दमा के, जैसा आपने कहा कि इन्हेलर लेने के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में, लोग नहीं चाहते हैं, तो इन्हेलर चूंकि एकमात्र, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यही ज़रूरी है अभी दमा के इलाज के लिए। अगर हम इलाज की बात करते हैं, प्रॉपर इलाज की बात करते हैं, तो किस तरह से इलाज होता है और कब इन्हेलर आप लोग प्रोवाइड करते हैं, और इन्हेलर यूज़ करने के लिए क्या क्या तरीका बताते हैं, कब कब रखना चाहिए? क्योंकि दमा के मरीज जो हैं, ऐसा तो नहीं है सर कि घर के भीतर ही रहें, क्योंकि उनको बाहर के वातावरण में जाना ही पड़ता है, काम के लिए कुछ निकलना ही पड़ता है। तो क्या परहेज रखें उस वक्त भी, अपने साथ क्या रखें, ये तमाम जो बातें हैं बहुत जरूरी है जानना। दमा के एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, फिर माफी चाहूंगी आपको, बीच में रोका मैंने। एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं? धुरवा से, धुरवा रांची। जी, सवाल करिए आकांक्षा जी। दमा के मरीज को किन चीजों से परहेज करना चाहिए?
डॉक्टर साहब को समझ में आई बात क्या? नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं आई, एक बार फिर से बताइए। दमा के मरीज को किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? इस पर हमने जी अभी- ये बहुत सारे बातें हमने बताई भी हैं पहले, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। चाहे वो सर खान पान की बात भी हो, इसको भी आप शामिल करें। किस तरह का भोजन, आहार, व्यवहार, दिनचर्या, वातावरण, सब कुछ को एक बार शामिल करके बताइए लोगों को कि क्या परहेज करें ताकि कंट्रोल्ड में रहे दमा। जहाँ तक भोजन की बात है, कुछ एविडेंस है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंजम्पशन बढ़ाने से अस्थमा का कंट्रोल बेटर रहता है। और अस्थमा के मरीजों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिगर क्या है उनको समझना, और जो भी एलर्जेंस हैं, कॉमन एलर्जेंस हैं, उसको अवॉइड करना। ये जैसे कि पोलेंस होते हैं, घर में कॉकरोच पेस्ट्स का मैनिफेस्टेशन हो, घर में कोई पालतू जानवर पेट्स हो, उसके फर के डैंडर से प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। कुछ पक्षी हो जो आपके बालकनी में आता हो और आपके सिम्टम्स को बढ़ाकर चला जाता हो, ऐसा हो सकता है। और घर में के दीवारों में सीलन हो, मोल्ड्स होता है, अगर कहीं पर डैम्पनेस है, तो ये सब चीज़ें, अगर पॉल्यूशन है एक बड़ा ट्रिगर है। अब दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चला जाता है, तो उस तरह के सिचुएशन में दमा के मरीज को के लिए बहुत ही एडवर्स सिचुएशन होता है। बिल्कुल, हमने ये सारी बातें बताई हैं और ये भी कहा है कि किस तरह की एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है, वो खुद ही समझना होगा ताकि जो है डॉक्टर उनको इलाज में मदद हो सके। तो सर अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम दर्शकों के और सवाल करें या मैं आपसे कोई सवाल करूं। चलते चलते एक संदेश के लिए 2 लाइन आपसे बस दर्शकों से कहवाना चाहूँगी, दर्शकों के लिए कि बस इनहेलर का इस्तेमाल के लिए 2 लाइन सर आप कह दीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अस्थमा को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे शीर्ष पर जाने वाले लोग अस्थमा के मरीज रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पीटी उषा, सैन बॉर्न जैसे क्रिकेटर, वो लोग भी अस्थमा के मरीज थे, बट वो अपने क्षेत्र में बहुत ही शीर्ष तक पहुँचे थे। ज़रूरी अस्थमा आपके प्रगति के मार्ग में कभी बाधा नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और इसके ट्रीटमेंट को जैसे बताया जाता है रेगुलरली लें। इन्हेलर इसका मेन ट्रीटमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण उपचार है, और उसको बिना डॉक्टर के एडवाइस से कभी डिसकंटिन्यू ना करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है और ये जो जागरूकता की बात आज हम कर रहे हैं ये सफल हुआ है। सर आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, आपने दर्शकों को जवाब दिया है, उनके फ़ोन कॉल्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दूरदर्शन को भी धन्यवाद, मुझे इससे बेहतर माध्यम लोगों तक पहुँचने के लिए नहीं मिल सकता था। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।